चलिए शुक्रिया आप सभी साथियों का। ये सब लोग बैठ जाए यहाँ से, चलिए सब नीचे बैठना है, नीचे बैठे सब लोग, बैठो सब लोग नीचे। ये जो साथी आ गए जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठ जाए भाई। ये मीडिया वाले लोग उधर हो जाए ना, आराम से बैठ जाए तो सबके फोटो वोटो आपके आ सकते हैं। व्यवस्था बनाने का काम करो साथी। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। गौर से सुनिए, लाइनें पुरानी है लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि वो समाज में सदियों से अछूत दरिद्र रहा है, वो समाज जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मेहनत कैसी, मजदूरी करता है, कपड़ा उठाता है, टट्टी उठाता है, झाड़ू लगाता है, दूसरों की गुलामी करता है, वो समाज साथ जाग जाए। इतने सारे महापुरुष आए लगाने के लिए, हम भी उस राह पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। एक बात पहले साफ स्पष्ट कर दूं, कुछ पल्ले पड़ रहा भाई। हाँ ये है कि विमान ने राजनीतिक दल बनाया सारे तो फटे हो, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि वो राजनीतिक दल भीख मांगने के लिए नहीं बनाया। क्या समझ में आया? एक महीना ताली, क्या समझ में आया ये बताओ? मैंने कहा भीख मांगने के लिए नहीं बनाया, आपने ताली बजा दी। नहीं, राज भी कई तरीके के हैं। एक तो सदगुरु रैदास जी का राज है, बेगमपुर का राज जहां कोई गम ना हो, और एक इन सदियों का भी राज है जहां आज रक्षाबंधन के दिन एक बेटी राखी बांध के वापस आ रही थी अपने पति के साथ। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के लड़के ने उसको उठाया और उसके पति के सामने उसके 10 साथियों ने उसका रेप किया बेटी। ये भी राज है। राज की परिभाषा समझिए, बात बात पर ताली मत बजाइए। मैं जानता हूं सीधा समाज है, जो कुछ कोई कह देगा मान लेगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं राजनीतिक दल बनाया, भीख मांगने के लिए नहीं बनाया। और मैं जो आपको कहूंगा हो सकता है आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो सच होता है। और ये मैं नहीं कहता, ये महापुरुष कहता है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। जब दवाई कड़वी होती है ना, ऐसे सच कड़वा होता है। समस्त बहुजनों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए आपको क्रांतिकारी इंकलाब पेश करता हूं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, जिस विचारधारा पर चल करके आज उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं, जहां हमारी हत्याएं भी हो रही हैं, जहां हम जेल भी जा रहे हैं, लेकिन मन विचलित भी होता है। मन विचलित भी होता है ये कहते हुए कि जो देश का सर्वहारा समाज है, जो इस देश में क्रांति कर सकता है, जिसने देश में क्रांति की है, वो आज भी गुलामों का गुलाम बना हुआ है। बात करूं तो आज की व्यवस्था की, बात करूं मनु की व्यवस्था की, जहां गैर बराबरी ऊंच नीच का बड़ा बोलबाला रहा, जहां कई हजार साल भारत की बहुसंख्यक आबादी को, बहुसंख्यक वो आबादी जो इस देश के लिए लड़ी, इस देश के लिए मरी, यहाँ सफाई की, यहाँ की व्यवस्था सुधारी, यहाँ खेती की, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बनाई, यहाँ की जमीन खोद करके नदियां बनाई, पहाड़ काट करके सड़कें बनाई, वो आवाम आज भी सोई हुई है। मैं चाहता हूं मेरी बात वो भी सुने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में एक विशेष समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। मैं चाहता हूं वो भी मेरी बात को सुने। मैं ये भी चाहता हूं जो आज जय श्री राम के नाम पर हत्या करते हैं, जिन्होंने राम राम के नाम का मतलब ही बदल दिया है, वो भी मेरी बात को जरूर सुने। मैं ये भी चाहता हूं
जो भारत को माता कहते हैं, जो भारत को माता मानने में विश्वास रखते हैं, वो भी मेरी बात सुने। इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह साहब। मैंने उनकी 2 लाइनें पढ़ी। गुरु रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, तमाम संत पैदा हुए। उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कहा कि अब ये गैर बराबरी की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे और अपने अधिकार लेकर बढ़ेंगे। छत्रपति साहब जी महाराज आए, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए और सारे आंदोलन को लिखित कर गए, कह गए कि एक हथियार ऐसा देकर जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर तुमने किया तो तुम इन अन्याय अत्याचारियों का जो मूंछ काटने पर हत्या करते हैं, जो घोड़ी चढ़ने नहीं देते, इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हथियार इस देश में लागू हुआ जिसका नाम था भारतीय संविधान। लेकिन अफसोस की एक बात जो आज तक समझ नहीं आई, जब बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे कि सारी शक्ति लोकतंत्र में होगी, ना किसी बंदूक में होगी, ना गोली तलवार में होगी, सारी शक्ति लोकतंत्र में होगी। और यहाँ की वो आबादी जिसका सदियों शोषण रहा, जिसने अपनी बेटियों को बुरे हाल अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने खेत सीधे देखे, जिसने अपने बुजुर्गों को मरते देखा, वो सो गई, वो सोती रही। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसको जागना चाहिए था, लड़ना चाहिए था और इस देश की गद्दी पर अपना कब्जा करना चाहिए था, वो सोती रही। अभी हमारे साथी, हमारे नेता सुनील बड़गसिया जी ने बहुत बड़ी बात कही, सुनील रस्ते जी ने बहुत बड़ी बात कही और तमाम साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, जनसंख्या के आधार पर भारत देश को छोड़िए, अगर यहाँ के सूतों को उठाकर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान को खाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये अपने अधिकार ना जाने क्यों बार बार दूसरों को देना चाहते हैं, ये मेरी समझ आज तक नहीं आया। जब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर ये समाज क्यों सोया हुआ? मैंने पहले ही कहा था कुछ बातें बुरी लगेंगी। हम 5 साल के बाद जो चुनाव आते हैं, हम 4 साल 363 दिन खूब मेहनत करते हैं, खूब वो करते हैं, खूब अपना पसीना बहाते हैं। लेकिन जैसे ही 5 साल के बाद 4 साल का 364वां दिन आता है, उस दिन हमारे हाथ न जाने क्यों कांप जाते हैं। कभी चंद पैसों पर, कभी चंद उस नशे की बोतल पर, कभी खाने पीने पर ये हाथ बहक जाते हैं और अपने अंगूठे को कहीं जहां हमें लेकर जाना चाहिए था वहां कहीं और लेकर चले जाते हैं। और फिर 5 साल होते हैं कि नहीं यार, हमें घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, आज फिर हमारी मूंछ काट ली गई, आज फिर हमारी हत्या हुई, आज भी हमारा बलात्कार हुआ। फिर रोते हैं, क्यों रोते हैं? समाधान तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं करना चाहते तो दोषी कौन है? क्या वो घोड़ी पर ना करने देने वाले लोग दोषी? मैं उनको दोषी नहीं मानता, क्योंकि जो लोग अपने अधिकार ना पहचान पाते हो, जिनको थाली में सजा कर सब कुछ मिला हुआ हो, वो थाली दूसरे के सामने कर देते हो, तो दोषी वो लोग है या तुम लोग हो? खुद सोचना खर्चा करके दोषी कौन है? दोषी वो नहीं, दोषी हम है। हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब इस देश के इतिहास को पढ़ा जाए, अगर आजादी की लड़ाई को पढ़ा जाए, एक लंबी लिस्ट निकलती है जिसको आज खत्म कर दिया गया है, जिसको लेखनी से मिटा दिया गया है। इस देश के दलित आदिवासियों की लड़ने में, इस देश के मुसलमानों की, इस देश के पिछड़ों की लड़ने में बड़ी लिस्ट निकलती है। आज मौजूदा सरकार एनसीईआरटी में सावरकर को पढ़ाना चाहती है। जानते हैं सावरकर कौन? ये सावरकर वही सावरकर है जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और इसको जेल भेजा गया, तो ये जेल से लिखकर माफीनामा मांगता है कि मैं अंग्रेजों से माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। ये सावरकर वही सावरकर है जो मौजूदा सरकार इनको एनसीईआरटी की बुकों में पढ़ाना चाहती है। मैंने कहा अपने वक्तव्य में एक बार एक पत्रकार ने सवाल किया कि तुम इतना चीखते चिल्लाते हो, इस देश की व्यवस्था में तुम्हारा क्या योगदान है, क्या कर सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो? मैंने कहा
बाबा साहब ने अर्थव्यवस्था पर इतने लंबे लेख लिखे, इतनी किताबें लिखी। अगर किसी एक किताब को देश की व्यवस्था में लागू कर दिया जाए तो सोने की चिड़िया ये देश कभी सम्राट अशोक के समय में था, वो सोने की चिड़िया देश आज 21वीं सदी में हो सकता है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अचूक समाज से था, यहाँ जातीय प्रभाव हो जाता। आज आप देखिए कि मुसलमान को सिर्फ दाढ़ी रखने पर मार दिया जाता है, घेर कर मार दिया जाता है। किस लिए? जबकि मैं भारतीय इतिहास को पढ़ता हूं, आरएसएस का एक भी कच्चा गाली नहीं मिलता उस इतिहास में देश के आजादी में लड़ने वाला, लेकिन हर मुसलमान मिलता है, मुसलमान की हर कौम का व्यक्ति मिलता है, अपनी शहादत देने वाला उसको आतंकवादी बना दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। समझिए, मैं ये कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या पाई उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर इस देश का बहुजन आज बिना सुधरा तो वो दिन दूर नहीं कि उस संविधान पर धीरे धीरे कुठाराघात कर रहे हैं। ये तो भीम आर्मी है जिसको वो हत्या करने पर रोक नहीं पा रहे हैं, जेल भेजने पर नहीं रोक पा रहे हैं। वरना इस देश में आर्टिकल 19 का उल्लंघन इतना ज्यादा हो रहा है कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ चूक कर दे, अर्जुन, उसको फौरन जेल भेज दिया जाता है, उसको फौरन ईडी की जांच में बता दिया जाता है। मैं तो जी कर कहता हूं, हमारी करो सीबीआई जांच, हमारी करो ईडी की जांच। जो मेरे पिता मुझे देकर गए थे वही संपत्ति मेरे पास है, उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी आज तक मैंने रतन कर नहीं पाया है। और ये मैंने रतन ही नहीं कहता, ये जो टीम यहाँ बैठी है, मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को जब कहीं बोलता हूँ। और भीम आर्मी कार्यकर्ता का नाम मेरे सामने तो सीना तोड़ा होता है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा कार्यकर्ता मर सकता है, मेरा कार्यकर्ता बेईमान नहीं हो सकता। मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को। आज वो संस्थाएं जो दम भरती है इस देश की व्यवस्था को चलाने का, वो सामाजिक संस्थाएं जो कहती है कि वो बेटियों की रक्षा करेंगे, वो गरीबों की रक्षा करेंगे, वही आज बेटियों की किस्मत लूटने पर आमादा है। हमारी सबसे बड़ी विफलता सिर्फ यह है कि जब हमें एकजुट होना चाहिए हम टूट कर बिखर जाते हैं, और जब हमें बिखरना चाहिए तब हम एकजुट होते हैं। अब समय है पहचानो अपने आप को। ये जो लोग मंच पर बैठे हैं, ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं दावे से कहता हूँ इन्हीं मंच पर बैठे हुए लोगों में से या इन्हीं आपके बीच के लोगों में से एक आपके यहाँ का सीएम है और मंत्री भी आपके यहाँ का ये बैठा हुआ है आने वाले समय पर। ये देखिएगा कि आज हम विधानसभा नहीं है संसद में है, लेकिन जब कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब निकलता है। अगर मेरा जिलाध्यक्ष की जनता के खिलाफ आवाज उठाता है तो पुलिस प्रशासन के लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, भीम आर्मी का सच हो चुका है, गलत करने से पहले सोचना पड़ेगा। मेरे एक मित्र मेरे साथ के पड़े हुए पुलिस पर चले गए। एक दिन रात को 12 बजे फोन आया, जय भीम हुआ, कहने लगे भाई एक चीज का तो गर्व होता है। मैंने पूछा क्या? अब जब राजनीतिक परिषद बढ़ता है कुछ गलत करने के लिए तो एक नाम मुंह पर आ जाता है भीम आर्मी की। साथ गलत तो करते लेकिन भीम आर्मी वालों को कहा नहीं करना, इसी का गर्व होता है। तो मैं आपसे कहता हूं जब इतने ताकतवर आप हैं बिना संसद और विधानसभाओं के, तो सोचिए जब आपके बीच के लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे तो कितने ताकतवर होंगे। हमारा काम किसी पर अन्याय अत्याचार करना नहीं, हमारे महापुरुषों ने सिखाया ही नहीं। चाहते बाबा साहब अम्बेडकर तो फर्क कर जाते, लेकिन नहीं फर्क किया। पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। आज लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब के अनुयायी इस बात को अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। दूसरा व्यक्ति समझे ना समझे, आपको समझना होगा 5000 साल की गुलामी के बाद वो संविधान रूपी हथियार हमें मिला, और ये भी प्रण करना होगा कि अगर संविधान पर आंच आई तो हम संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की, अपने बच्चों के प्राणों की, अपने नस्ल की आहुति तक देने के लिए तैयार है। ये आपको संकल्प लेना होगा, वरना वही गुलामी की जंजीरें। मैं जानता हूं मेरा हाथ क्या होगा अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो मुझ जैसे लोग, ये जो यहाँ बैठे हुए मेरे साथी हैं, इन जैसे साथियों को न जाने कितनी दर्दनाक मौत दी जाए। उसके लिए हम तैयार हैं, नहीं डरते किसी के बाप से भी। जब कहीं गलत होगा
तो सीना चौड़ा कर खड़े होंगे, गोली का जवाब गोली का जवाब गोली से, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं, जो हमारे महापुरुषों ने मैत्री की भावना, समता समानता की भावना का संचार हमारे अंदर किया है, जिसका शिक्षण लेकर हम बड़े हुए हैं, जब हमारा कभी राज स्थापित हो तो सबसे पहले हम उस मैत्री की भावना का राज स्थापित करने का काम करें, उस सद्भावना की का राज स्थापित करने का काम करें, वो सतगुरु महाराज का बेगमपुरा राज स्थापित करने का काम करें। और ये काम आपके हाथ में है, आपकी सारी समस्याओं का हल आपके हाथ में है। मैं कितना चीख चिल्ला लूं, यहाँ चाहे 50 लाख लोग होते, जब हम भोपाल में इकट्ठा हुए, ना जाने कितने लाख लोग के अंदाजा नहीं है, प्रशासन कुछ भी कर रहे कोई अंदाजा नहीं है। आधे मध्य प्रदेश में नीले पड़ने के लोग थे। लेकिन क्या मैं किसी की नौकरी लगवा सकता हूं? क्या किसी का नलका फड़वा कर नया नलका लगवा सकता हूं? क्या कोई योजना बना सकता हूं? कोई हॉस्पिटल खुलवा सकता हूं? स्कूल खुलवा सकता हूं? नहीं खुलवा सकता। उसकी ताकत कहीं है, उसकी ताकत लोकतंत्र में है, उसकी ताकत आपके अंगूठे के अंदर है कि आप अपने बीच के व्यक्ति को जिताकर बैठे भेजे और कहे कि तुझे धर्म से कोई मतलब नहीं, तुझे जाति से कोई मतलब नहीं, तुझे निर्माण करना है इस देश में स्कूलों का, तुझे निर्माण करना है इस देश में हॉस्पिटलों का। देखिए व्यवस्था क्यों नहीं सुधरती। मैं जगह जगह घूमा, 75% 80% पूरा देश घूम चुका हूं, लाखों लोगों से बात कर चुका हूं। जब बात करता हूं तो मेरे सवाल में सिर्फ 2 समस्या मुझे लगती है कि इस देश की प्रमुख 2 समस्याएं हैं। उन 2 समस्याओं का निस्तारण अगर हो जाए तो यहाँ का जवान, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित मजबूत हो जाएगा। आज जो व्यक्ति जवान सीमा पर लड़ रहा है, या जो सिपाही यहाँ की सुरक्षा में खड़े हैं, इनको भी ये फिक्र रहती होगी यार बेटे की फीस इस बार 20,000 जमा करनी है, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, घर का खर्चा भी। भारत के अंदर शिक्षा और चिकित्सा का एकीकरण कर इस देश की शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दी जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे के लिए भी और एक रिक्शा चालक के बेटे के लिए भी, देखिएगा आदि समस्या का समाधान हो जाएगा। जो लोग अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, ऐसे देश प्रेमी नहीं बनाया जाता। अगर तुम देश प्रेमी हो तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना खत्म करो, तो पता लगेगा कि तुम देश प्रेमी हो। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि जब साल का बजट बनता है, उस बजट का 70% पैसा तो नेताओं की जेब में चला जाता है। गूगल सर्च मारिएगा शाम को, देखिएगा मध्य प्रदेश का कितना बजट बना है इस साल, और फिर ये सर्च मारिएगा इस मध्य प्रदेश में गांव कितने और आपका गांव किस श्रेणी में आता है, और उस गांव के लिए कितना बजट पहुंचना चाहिए था, कितना बजट उस गांव में लगा, आपको पता लग जाएगा। ये लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं, आज की राजनीति हमारी दुश्मन क्यों है, वो जानते हैं।